करेंगे लोकसभा का। लोकसभा का सत्र शांतिपूर्ण रहा, जिसे देखने से यह मालूम नहीं चल रहा था कि ये वही सदन है जहां पिछले दिनों काफी गहमागहमी और तीखी बहस लगातार देखने को मिल रही थी। लोकसभा संसद सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई, जिसमें एआई के मुद्दे को प्रमुख रूप से उठाया गया, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। कि जो डेटा लैब आप बना रहे हैं कि ये आपका क्या प्रावधान है कि सांगली जैसे मेरे सांगली जैसे छोटे शहरों में भी यू विल ब्रिंग इन दिस डेटा लैब्स एंड मे बी बेनिफिट, क्योंकि आज किसानों को भी एआई की जरूरत है, उनको स्किलिंग करने की जरूरत है, खेती के लिए हो, अपने मार्केट्स के लिए हो, बाजार के लिए हो, उनको भी स्किल करने का कोई आपका प्रयोजन है, और है तो कब से? माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का मिशन हाथ में लिया है, और इसीलिए जो एआई डेटा लैब्स बन रही है ये भी टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में बन रही है। अगर आप देखो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ, शिमला, औरंगाबाद, फिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद, बिहार में पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, एक तरीके से पूरी लिस्ट पूरे आंसर में आपको दी गई है। अध्यक्ष जी सदन के पटल पर भी रखी गई है। कोशिश ये है कि देश के टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में स्टार्टअप्स हो, एआई लैब्स हो, 5G लैब्स हो, सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हो, वो सारे के सारे एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं रह के देश भर में फैले। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे से संबंधित सवालों का भी जवाब दिया और वर्तमान सरकार के शासनकाल की तुलना यूपीए सरकार के शासनकाल से की, और बताया कि एनडीए की सरकार में रेल मंत्रालय में कितनी तेजी के साथ काम हो रहा है। 223 माननीय मंत्री जी, सदन के पटल पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल सदस्य, माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरे खगड़िया लोकसभा में एक अलौली स्टेशन है जहां से अब तक सिर्फ पैसेंजर मालगाड़ी ट्रेनों का जो है परिचालन किया जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन अभी तक वहां से उसकी शुरुआत नहीं की गई है, तो ये पैसेंजर ट्रेन वहां पर कब से शुरू होगी? और साथ ही साथ खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में खगड़िया कुशेश्वर रेल परियोजना जो बहुत लंबे समय से पूरी तरीके से उसका काम अधूरा पड़ा है, वहां पर रेल पटरी बिछाने का कार्य कब तक पूरा होगा? बिहार में ट्रेडिशनली रेलवे एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और एक लंबे समय तक बिहार में रेलवे का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा रहा। जिस पर्टिकुलर लाइन के बारे में माननीय सांसद जी ने कहा है कि केवल मालगाड़ी चलती है, पैसेंजर गाड़ी नहीं चलती है, उसके बारे में मैं जानकारी लेके माननीय सांसद जी को ज़रूर बता दूंगा। और प्रोग्रेस बिहार के प्रोजेक्ट्स की बहुत अच्छी है। मैं आपको आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि बिहार के लिए रेलवे ने, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करीब 9 गुना एलोकेशन बढ़ाया है। जहां पर 2009 से 2014 वाले पीरियड में मात्र 1132 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था, 2024-25 में 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है बिहार के लिए। और माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में ट्रैक्स पे नए ट्रैक बिछाने का जो काम है उसमें भी बहुत अच्छी तेजी आई है। जहां यूपीए सरकार के समय करीब 60 किलोमीटर प्रति वर्ष होता था काम, अभी माननीय अध्यक्ष जी 167 किलोमीटर पर ईयर का काम हो रहा है। महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में हो रहे रेलवे मंत्रालय की कामों की तारीफ की और कई स्टेशन पर स्टॉपेज बढ़ाने की मांग इस दौरान उनकी तरफ से की गई। महाराष्ट्र में नीरा, जेजुरी, बारामती और दौंड, इस सारे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो स्टॉपेजेस है सारे वो पूरे कम हो चुके हैं। दौंड का मैं उदाहरण दूं आपको, वहाँ 80 ट्रेन रुकती थी, आज 40 ट्रेन सर रुकती है, और वो बहुत बड़ा जंक्शन है। और वहाँ का पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन, इसमें अगर आप क्वेश्चन जैसे सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिसिपेटेड इन दिस स्टेट, सर अगर दौंड जो बड़ा जंक्शन था, नीरा बड़ा जंक्शन था, बारामती आज ग्रो हो रहा है, इस जगह अगर आप ट्रेन कम करेंगे और स्टॉपेजेस कम करेंगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा? तो आप
एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्टॉपेजेस कर रहे हैं, ऐसे बहुत बार मंत्री जी ने जवाब दिया है, लेकिन मेरी उनको विनती रहेगी कि स्टॉपेजेस कम ना करें, दूसरा कुछ सुझाव देके जिससे एफिशिएंसी बढ़े। 1,64,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का विभिन्न प्रोजेक्ट्स में हो रहा है और इससे महाराष्ट्र के रेलवे नेटवर्क का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे पूरे देश भर में रेलवे नेटवर्क का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वैसा ही आपके क्षेत्र में भी होगा। और स्टॉपेजेस के बारे में मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क बढ़े वैसे मेंटेनेंस के लिए स्कोप बनता है, मेंटेनेंस के लिए एक मार्जिन मिलता है, टाइम मिलता है, तो उसके हिसाब से स्टॉपेजेस भविष्य में जैसे नेटवर्क बढ़ेगा वैसे स्टॉपेजेस पे रिकंसिडरेशन किया जा सकता है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने भी रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर सवाल पूछा, जिस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी और खाटू श्याम की ओर जल्द परिचालन की जानकारी भी इस दौरान उनकी तरफ से दी गई। हमारा हरियाणा का बहुत सा आदमी हर रोज खाटू श्याम जी जाता है, धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है हमारा सारा प्रदेश। समय समय पर तो ये ट्रेन चला देते हैं, क्या मंत्री जी 9,733 और 34 को सफाई करेंगे? साथ में वहाँ जाने के लिए क्या भिवानी से सीकर वाया लवारू को नई रेल लाइन बिछाने का भी कोई इनके प्रस्ताव है इनके पास? साथ में क्योंकि एक ट्रेन हमारा जो हिसार से चलती है शिवानी, उसका स्टेशन है नहीं। 14,717 और 14,718 और 22,737 और 22,738 का स्टेशन, क्योंकि हमारा भिवानी जिले का बड़ा सब डिवीज़न है, हिसार से चलने के बाद वहाँ ट्रेन नहीं रुकती। मान्यवर सांसद जी ने जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, मैं बताना चाहूँगा कि भिवानी और सीकर के बीच में कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए जज्जर चरखी दादरी लोहारू नई लाइन 94 किलोमीटर का फाइनल लोकेशन सर्वे सैंक्शन किया है डीपीआर बनाने के लिए। एक बार डीपीआर बन जाए उसके बाद में उस पर आगे काम होगा। और साथ ही साथ खाटू श्याम जी जो कि हम सब की श्रद्धा से जुड़ा है, उसके लिए रिंगस से खाटू श्याम जी की 17 किलोमीटर की नई लाइन सैंक्शन हो गई है। उसका काम ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन का काम चालू हो गया है। जो स्टेशन की बात माननीय सांसद जी ने कही उसके बारे में मैं जानकारी लेके इनको दूंगा। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्थगन प्रस्ताव की भी जानकारी दी और सदन में पेश की गई प्रस्तावों को विचाराधीन होने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। कुछ प्रिविलेज मोशन आए हैं श्री गौरव गोगोई जी का, तारिक अनवर जी का, पप्पू यादव जी का, आप सबके विशेषाधिकार नोटिस प्राप्त हुए हैं, वो विचाराधीन है। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में शून्यकाल की शुरुआत हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों को उठाया और सत्ता पक्ष पर विफल होने का आरोप भी सीधे तौर पर उनकी तरफ से लगाया गया। is in a humanitarian crisis, and instead of finding a solution, the government is sending paramilitary forces and enforcing the Armed Force Special Powers Act. This is not addressing the cycle of violence. Extortion has become rampant. Economy is shattered. Basic public services are on the brink of collapse. Unfortunately, there has been a rise in the illegal trade of arms, drugs, and timber. The impact on the lives of ordinary people has been devastating. School, colleges closed. Thousands of students, their education is at risk. Healthcare facilities damaged or destroyed. Fear and uncertainty has gripped the population. Madam Chairperson, the time for inaction is over. The people of Manipur are suffering. They have only 3 questions in mind. The first question is, when will the Prime Minister visit Manipur? The second question is, when will the Minister of Home Affairs? संसद स्थगित होने के बाद एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसकी कमान पीठासीन दिलीप सोकिया ने संभाली और उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अपनी बात रखने के लिए कहा। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और गलत जानकारी फैलाने का आरोप भी विपक्ष पर लगा दिया गया।
मेंटेनेंस के तौर तरीके में बदलाव हो, रिक्रूटमेंट हो, हर एक क्षेत्र में रेलवे के हर क्षेत्र में इन 10 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुआ है। लेकिन इस काम पे प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये कहना है कि 2 टर्म में जो फाउंडेशन ले हुई है वो फाउंडेशन है, और इस तीसरी टर्म में, मोदी जी की इस तीसरी टर्म में 3 गुना मेहनत करके विकसित भारत के लिए एक बेस बनाना है, जिससे कि आगामी कई वर्षों तक देश को और देशवासियों को रेलवे का लाभ मिलता रहे। अध्यक्ष जी, मैं तीसरे विषय पे आता हूँ। कई मान्यवर सांसदों ने प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इस बिल से, ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। अध्यक्ष जी, मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ कहना चाहूँगा कि ये एक फेक नैरेटिव बनाने की जो कई मान्यवर सांसदों ने कोशिश की, कृपया इसका प्रयास न करें। आपका एक फेक नैरेटिव संविधान का वो फेल हो चुका है। इस दौरान रेल मंत्री ने रेलवे में जर्नल कोच से संबंधित जानकारी भी दी और ट्रेनों में जल्द जर्नल कोच बढ़ाने की बात भी उनकी तरफ से इस दौरान कही गई। रेशियो था जनरल और एसी कोचेस का, यानी एसी और नॉन एसी कोचेस का। नॉन एसी कोचेस करीब करीब 2/3 रहते हैं और एसी कोचेस 1/3 रहते हैं। उस पूरे के पूरे रेशियो को लगातार मेंटेन किया गया, लेकिन जब देखा गया कि जनरल कोच की डिमांड कई मान्यवर सांसदों ने की, उसके बाद में जनरल कोच की मैन्युफैक्चरिंग का एक स्पेशल प्रोग्राम लिया गया है, जिसमें करीब 12,000 जनरल कोच स्पेशली बनाए जा रहे हैं। ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 900 जनरल कोच एक्स्ट्रा ऐड किए जा चुके हैं और 10,000 कोच का मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट पे चल रहा है। तो बहुत इसमें फोकस्ड वे में हर ट्रेन में जनरल कोच ज़्यादा हो, जिससे कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पैसेंजर्स आना चाहते हैं उनको भी एक पूरी सुविधा मिले। लोकसभा में कार्रवाई के दौरान रेल मंत्री की ओर से रेल संशोधन विधेयक 2024 को पेश किया गया, जिसे भारी बहुमत से सदन में मंजूरी दी गई। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक को पेश किया और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की, जिस पर पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर सीट से एआईटीसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कोविड महामारी को लेकर सत्तापक्ष को घेरने की कोशिश की और कई आरोप भी लगाए। अपनी जी जान लगा देंगे। जो सदस्य विरोध में वो ना कहे, मेरे विचार में नहीं हाँ लोग के पक्ष में हुआ। In my speech also I have reiterated the issue. At least the parliament should be given the power. इस पर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। महोदय, प्रबंधन, disaster management. So I request all members to be present here and give their. सर सेंट्रल गवर्नमेंट डाज इट, मोदी जी किया है। अरे हम लोग का स्टेट में कौन किया है? आपको स्टेट में कौन किया है? वो हम लोग भी करते हैं। जो हम लोग वो करते हैं क्रेडिट ले लेता है। सर अनफॉर्चुनेट